बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। लेकिन रिसेंटली हुकूमत पाकिस्तान ने फॉर्म 45-47 की बहस के साथ इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना के साथ, इम्पोर्टेड इसलिए कह रहा हूँ कि जनाब जब वज़ीर ख़जाना बनाए गए तो पाकिस्तान के नेशनल नहीं थे जनाब। उन्होंने जो बजट पेश किया है वो ज़ेर बहस है। बहुत सारे फ्लॉज हैं उस बजट में, उसके बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स ऐसे हैं कि जिससे आपको, मुझे, आम पाकिस्तानी को रिलीफ की बजाय उल्टा मजीद नुकसान पहुंचाया जाएगा, मजीद तंग किया जा रहा है। उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, बट बिफोर दैट कि मेन बहस मीडिया की क्या होनी चाहिए कि बजट के अंदर फ्लॉज कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर रिलीफ एक्सपेक्टेड था, कहाँ कहाँ पर आम पाकिस्तानी का बड़ा गर्क किया गया। लेकिन पाकिस्तान की कल से एक बहस अजीबोगरीब सी बना दी गई है, और इसको ये मत समझिएगा कि ये बहस ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया है, सोशल मीडिया ने बहुत शोर मचाया है तो ये हो गया। नो, हमेशा इस तरह की चीजें प्लान्ड होती हैं। हुकूमतें जब ब्लंडर करने जाती हैं या जब आपको और मुझे रगड़ा देने जाती हैं तो हुकूमतें बड़ी सोच समझ के, इनके एडवाइजर्स, इनके थिंक टैंक, इनके सेक्रेटरीज, इनके ये सरकारी मुलाजमीन, ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, ये बड़े प्लान करके चीज़ों को चलते हैं। चंद दिन पहले खबर आई कि जनाब चेयरमैन, सेनेटर, स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में कई गुना ज़्यादा इजाफा कर दिया गया। सोशल मीडिया पागल हो गया, सारा सोशल मीडिया लग पीछे गया। वैसे भी मुझे तो तरस आता है, ये स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर, ये बड़े गरीब लोग हैं। इनको आपकी और मेरी ज़कात लगती है, इनको फितराना दिया जाना चाहिए। ये बहुत गरीब लोग होते हैं बेचारे। ये मेहनत कर करके सारी ज़िंदगी मजदूरी कर करके कोई चेयरमैन सेनेट बन गया, कोई स्पीकर नेशनल असम्बली बन गया। सो इनके घरों के हालात बहुत टाइट होते हैं, लिहाजा इनके ऊपर ज़्यादा तनकीद मत किया करें कि अगर इनकी तनख्वाह को 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख भी कर दी जाती है। ये बेचारे बहुत डिजर्विंग होते हैं, लिहाजा इनके लिए ना वो सॉफ्ट कॉर्नर रखा करें दिल के अंदर। इनके लिए दुआ भी किया करें, कोई ज़कात फितराना वगैरह भी दिया करें। जो इनके हालातों वाक़यात नज़र आते हैं ना बज़ाहिर, जिस तरह इनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, तो मुझे तो ये लग रहा था कि शायद ये बेचारे ज़कात और फितराना जो है उसके भी हकदार हैं। एनीवेज, ये खबर बहुत अंडर डिस्कशन थी। अब होता क्या है कि आज नेशनल मीडिया उठता है, जब आज का दिन जब चढ़ता है तो नेशनल मीडिया ने तमाम बजट का रुख मोड़ दिया एक तरफ। सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद के बाद वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेनेट, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। अब आप बजट में आपके साथ जो हुआ है वो सारी चीजें एक साइड पर रख दी जाएंगी और ये खबर बन गई, और ये खबर इस टाइम के ऊपर नेशनल नैरेटिव, या कह लीजिए कि हमारी जो हेडलाइंस है उसके अंदर भी ये चलवाई जा रही है कि जनाब वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। अगला क्या होगा? कल ख्वाजा आसिफ साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी कर दिया था। ख्वाजा साहब ने भी कल कहा था कि ये जनाब ये आती है फाइनेंशियल फहाशी में आती है, मालियाती फहाशी में आती है, इस तरह की तनख्वाहें बढ़ाना है एवरीथिंग। दो के इसके ऊपर कल औरंगजेब साहब जो हमारे इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको भी काफ़ी सारा रगड़ा इसके ऊपर लगा। उनसे पूछा गया कि जनाब कैसे इतनी तनख्वाहें बढ़ गई? उन्होंने कहा देखें जी, 9 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी मेंबर्स की, चेयरमैन सेनेट की, स्पीकर की, तो अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो हालातों वाक़यात यहाँ तक नहीं आते। सो 9 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी थी, एट वंस बढ़ी है, तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एवरीथिंग। दो आई स्टिल रिमेंबर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार के अंदर वज़रा ने, कोविड के दिन थे, इकनॉमिक क्राइसिस थे, तो 10% तनख्वाहें सरेंडर भी की थी, उन्होंने तनख्वाहें कम भी की थी। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई तहरीक इंसाफ के वज़रा भी आपको और मेरे बारे में सोच कर एट दैट टाइम नहीं चले थे। एक बंदा ऊपर बैठा हुआ था, इमरान खान साहब, वो कोई इस तरह का स्टेप ले लेते थे तो बाकियों को मजबूरन ले लेना पड़ता था। वरना अभी जो रिसेंटली मेंबरान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, तहरीक इंसाफ ने कौन सा स्टांस लिया है उसके ऊपर? कौन सा तहरीक इंसाफ के एमएनए ने कहा कि हमें सैलरीज नहीं चाहिए? आप मुल्क के हालात देखिए, इकोनॉमी के हालात देखिए, लिहाजा वी डोंट वांट दिस रेज। सारे चुप करके, जब अपने खाने की बारी आती है सब चुप करके बैठे होते हैं। सरकारी गड्डियां भी लेंदे ने, तेल भी लेंदे ने, सब के सब लेते हैं। एक बंदा जो स्टांस लिए हुए है, जो कोई अकेला लड़ रहा है, ही इज इमरान खान एंड ही इज बिहाइंड द बास। बॉटम लाइन इस सारी कहानी की है। अब इसमें दो तीन चीजें जो हैं इस बजट के अंदर, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं कि जिसपे डिस्कशन की जा सकती है। अद्वियात महंगी होने जा रही हैं, जिम्मेदारों के क्राइसिस के ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। दो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो एक है सोलर पैनल्स और एक है ई कॉमर्स के ऊपर 18% टैक्स। अब सोलर पैनल के ऊपर क्यों टैक्स लगाया गया, ये बड़ा ज़ेर बहस है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर ज़रूर बात की जानी चाहिए। दो अनफॉर्चुनेटली मैंने सोलर लगवाना था, सोचते ही रह गया, आज लगवाना कल लगवाना, आज लगवाना कल लगवाना, लेकिन वो ना लगवा सका और अब 18% सोलर स्ट्रेट अप टैक्स लग गया। सो उसमें जो 10 लाख का सोलर आपका लगना था वो अब 12 लाख का नहीं लगेगा 18% के हिसाब से। रिटेलर या जो कारोबारी शख्सियात है वो इसको 10 को 15 ले जाएंगी, कह करके जी 18% टैक्स लगा दिया हुकूमत। अब इसके ऊपर जरूरत क्यों पेश आ गई हुकूमत को? बिजली के बिलों की मद में पाकिस्तानियों का खून निचोड़ा जाता है। छोटे से छोटे हाउस होल्ड का भी आप कभी चेक करें बिल, तो 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए। छोटे छोटे हाउस होल्ड, मियाँ बीवी, दो बच्चे, एक एसी चलता है, एक टीवी चलता है, एक मोटर चलती है, एक फ्रिज चलती है,
उस हाउस होल्ड का बिल भी इतना आ जाता है कि आधी तनख्वाह जो है वो उस मद में चली जाती है। बाकी अब बेचारे नहाना क्या और निचोड़ना क्या गिनती वाली कहानी बन जाती है उसमें, कि जब बिजली के बिल इतने ज़्यादा हों तो उसके बाद उस हाउस होल्ड में क्या बचता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या बचती है उनके पास, फाइनेंशियल क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं, क्या बेहतरीन बच्चों के स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं, तो जवाब है नहीं। क्या वो किचन बहुत अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं। क्या वो अच्छी सवारी खरीद सकते हैं, जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे पास बुनियादी चीज़ें जो हैं, पानी पीने का खरीदना पड़ता है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। सो अजीबो गरीब से हालात वाक़यात हैं। इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन पाकिस्तानियों ने ये निकाला था, सोलर। मैं देहात में भी, छोटे छोटे गांव में भी जाकर देखता था कि एक दो सोलर प्लेटें रख के लोग अपने मोबाइल फ़ोन तक सोलर प्लेटें रख कर चार्ज कर रहे थे। ज़मींदार जो है उसका बड़ा गर्क बिजली कर रही थी, हमारी मोटरें चलती हैं क्योंकि चावल की फसल में पानी बहुत चाहिए होता है, बड़ा गर्क होता है, मोटरें चलती रहती हैं उन दिनों के अंदर। लाख लाख, डेढ़ डेढ़, दो दो लाख रुपए ज़मींदार को एक एक मोटर का बिजली का बिल आ रहा था। उन्होंने भी सोलर के ऊपर शिफ्ट कर लिया। अब जब आप, मैं, हम तमाम लोग प्लान करना स्टार्ट हो गए कि सोलराइजेशन होनी चाहिए, सोलर के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, बिजली से जान छुड़वानी चाहिए, हमारे इनकम का मेन चंक जो है वो बिजली ले जाती है, तो उसके बाद फिर हुकूमत को ख्याल आया कि भाई हम बिजली बेचेंगे किसको? सारे पाकिस्तानी थे सोलर वाले पासे जाना शुरू हो गए। तो जनाब फिर ये किसी अरस्तू को ये ख्याल आया, किसी स्कॉलर को ये ख्याल आया कि जनाब टैक्स ठोक दो, इतना महंगा कर दो सोलर के, सोलर भी अफोर्डेबल ना रह जाए इनके लिए। लिहाजा अपनी बिजली बेचने के लिए, महंगी बिजली बेचने के लिए सरकार ने सोलर के ऊपर टैक्स ठोक दिया 18%। अब इसका हुकूमती जवाब जो पेश किया जा रहा है वो बड़ा मज़े का खेज है। अता तरड़ साहब के कुछ और वज़रा जो हैं उनसे भी ये पूछा गया कि जनाब व्हाई डिड यू डू दैट, क्यों 18% आपने सोलर, पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है क्लीन एनर्जी की तरफ, और आप जो है आपने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया 18%। सो आई थिंक पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा पूरी दुनिया के अंदर जो इस टाइम के ऊपर क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी को डिस्करेज कर रहा है। और इसको अब मैं अदादो शुमार के साथ आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है कि जो क्लीन एनर्जी को डिस्करेज कर रहा है, इसके ऊपर सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स लगा रहा है। अता ताड़ साहब के बकौल जनाब उन्होंने इसकी एक तावील जो पेश की है, जो उन्होंने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा जी देखें पाकिस्तान के अंदर भी सोलर पैनल बनना स्टार्ट हो गए हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं, वो हमारे सिस्टम के साथ कंपैटिबल हैं, लिहाजा वी वांट के लोग पाकिस्तानी सोलर पैनल खरीदें, और जो इंपोर्ट हो रहे हैं सोलर पैनल उनको डिस्करेज करने के लिए हमने इसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिए। अब पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो किस कदर काबिल होती हैं, मुझे एक मिसाल मैं सिर्फ दे के आगे बढ़ जाता हूँ। हमारे जो मैन्युफैक्चरर है ना, कार मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ पर टोयोटा, होंडा के ये जो सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, बेसिकली ये असेंबलर्स हैं, बारो पार्ट ले आंदे ले आके पाकिस्तान। दो किन के मुआहदे हुकूमत पाकिस्तान के साथ ये नहीं थे, यहाँ पर प्लांट्स लगाने थे, पार्ट्स बनने थे, एम्प्लॉयमेंट डेवलप होनी थी, लेकिन कभी भी वो नहीं हो सका। ये बाहर से पार्ट्स लाते हैं, लाकर जोड़कर गाड़ियाँ, सुजुकी की है वो मेरान जो होती थी, डब्बे जो कैरी डब्बे, और ये जो छोटी गाड़ियाँ इनकी आज, ये जोड़कर वो टीम डब्बे जोड़कर आपको मुझे गाड़ियाँ प्रोवाइड कर देते हैं। उसी कीमत के अंदर जब आप कोई जापानी गाड़ी खरीदते हैं, इंपोर्ट की गाड़ी को खरीदते हैं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दी कि पाकिस्तान के अंदर बनी हुई प्रोडक्ट जो कि सिर्फ असेंबल हो रही है, जिसके पार्ट्स भी बाहर से आ रहे हैं, हम असेंबलिंग के अंदर भी इतनी हैंकी पैंकी कर जाते हैं, और उधर से एयर बैग तक नहीं होते थे यार मेरान के अंदर, और उधर से जापान से जो गाड़ी इंपोर्ट होती है उसकी लग्जरी, उसके फीचर्स, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो एक मोटी सी मिसाल है आपको समझने के लिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री। तो जस्ट लाइक दैट, जो सोलर पैनल अगर पाकिस्तान में कहीं पर बन भी रहा है उसकी क्वालिटी क्या होगी, और जो सोलर पैनल इंपोर्ट होता है उसकी क्वालिटी क्या होगी, दैट आई लीव टू यू। आगे बढ़े तो एक और चीज़ पूरी दुनिया के अंदर नाजरीन, व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस, व्हेन इट कम्स टू द कॉमर्स, एक चीज़ में रेवोल्यूशन आया है, इनकलाब आया है डिजिटलाइजेशन के साथ, और वो है ई कॉमर्स। पूरे का पूरा बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। लोगों ने अब तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस में, मतलब देखिए अलीबाबा दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में से, अमेजोन दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में से, ई कॉमर्स दुनिया के सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो शिफ्ट हो रहा है ई कॉमर्स की तरफ। पाकिस्तानियों ने क्या किया, हमारे ये स्कॉलर्स ने, हमारे अरस्तुओं ने, हमारे ये बहुत ज़हीनो फतीन दिमागों ने क्या किया, इन्होंने जनाब ई कॉमर्स के ऊपर भी 18% टैक्स ठोक दिया। अब आपने ऑनलाइन कोई भी चीज़ बेचनी है, खरीदनी है, तो उसके ऊपर 18% टैक्स है, और ये कोरियर कंपनीज जो है वो टैक्स इकट्ठा करेंगी, जो डिलीवर करती हैं आपके। आप कोई घर जूता खरीदते हो ऑनलाइन बैठे हुए, आप कोई घर का खाना मंगवाते हो, जो भी ई कॉमर्स, किसी भी किस्म का जो ई कॉमर्स है उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया। अब ये जो 18% टैक्स लगाया गया, सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया ई कॉमर्स को इनकरेज कर रही है, जस्ट लाइक कि दुनिया सोलर पैनल्स को या क्लीन एनर्जी को इनकरेज कर रही है, हम डिस्करेज कर रहे हैं टैक्स लगा के। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि टैक्स क्यों लगाया गया? तो टैक्स इसलिए लगाया गया, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, टैक्स इसलिए लगाया गया कि आपका रिटेलर जो बैठा हुआ टैक्स 60 बिलियन देता है साल का, और जो मेरे जैसे लोग सैलरीड क्लास कुछ 600 बिलियन टैक्स देती है, वो 60 बिलियन वाले जो हैं ट्रेडर्स, उनको ज़रा कंपैटिटिव बनाने के लिए, उनको ज़रा मज़ीद बेटर प्लेइंग फील्ड देने के लिए
हमने ई कॉमर्स का बड़ा गर्क कर दिया, हमने ई कॉमर्स को डिस्करेज कर दिया कि भाई ये जो ऑनलाइन बैठे हुए बच्चे काम कर रहे हैं ना, ये जो हमारी बहनें बेटियां घरों में बैठी हुई कारोबार कर रही हैं, ये हमारा ट्रेडर जो है ना, जो नून लीगी पक्का वोटर है, ये ट्रेडर बेचारे का कारोबार डिस्टर्ब हुआ है, लिहाजा इनके ऑनलाइन कारोबार को डिस्करेज करो, 18% टैक्स ठोको इन्होंने। सो वो ई कॉमर्स वाला जिसकी लाइफस्टाइल आप देखें तो आप हैरान परेशान हो जाते हैं। छोटी सी दुकान वाला 10 लाख सैलरी वाले से बहुत बेहतर लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि उसकी इनकम 10 लाख से कहीं ज्यादा होती है। अब 10 लाख सैलरी वाला बंदा महीने की कितना टैक्स दे रहा है और वो ट्रेडर कितना टैक्स दे रहा है, ये कैलकुलेशन कभी बैठकर प्लीज कीजिएगा, आपके अक्ल आपके होश उड़ जाएंगे कि ये कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ। इसकी एक मिसाल दी है अशरफ मलखम साहब ने, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, साफी हैं, तज्जियाकार है, फाइनेंशियल तज्जियाकार है। देखो वो फरमाते हैं कि 2013 से 18 नून लीग की हुकूमत थी, वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब थे, इसहाक डार साहब वज़ीर खजाना थे। इसहाक डार साहब ने जनाब ये ट्रेडर्स और ये जो है ना कारोबारी शख्सियात, इनसे टैक्स लेने की ठान ली कि जी मैंने इनसे टैक्स लेना भी चाहिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लेना भी चाहिए। बहुत खरबों अरबों रुपए डॉलरों का कारोबार करते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रेडर्स सारे साल के अंदर। टैक्स की ठान ली जनाब, स्ट्राइक हो गई, लड़ पड़े ट्रेडर के नहीं देंगे टैक्स, ये करेंगे वो करेंगे। जनाब इसहाक डार साहब वज़ीर खजाना साहब के साथ इनकी मुलाकात रख दी गई ट्रेडर्स की कि आप यूनियन वाले बैठे जाके बात करें, कोई सोल्यूशन निकालते हैं। इसहाक डार साहब वेट करते रहे तो इनको एट वंस कॉल आई कि जनाब कहाँ पे हैं। उन्होंने कहा यार वो ट्रेडर्स के साथ मुलाकात थी, वो आज आए नहीं है, मैं उनके इंतजार में बैठा हूँ। उन्होंने कहा जी आप छोड़े, वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर पंजाब साहब के पास बैठे हुए, वहाँ तशरीफ लें, वही बैठ के बात कर लेते। इसहाक डार साहब भी वहाँ चले गए, अशरफ मलखम साहब के बकौल इसहाक डार साहब भी वहाँ चले गए। जब वहाँ चले गए हैं तो वहाँ बैठकर बात हुई कि जनाब क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जो अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तब वज़ीर आला पंजाब थे, तो इन्होंने इसहाक डार साहब को, शहबाज साहब ने कहा इसहाक साहब अपने बंदे ने, ओ यार अपने वोटर सपोर्टर ने, इन्होंने ख्याल कराया करो। वो ख्याल फिर ऐसा हो रहा है कि वो आज तक 50-60 बिलियन टैक्स देते हैं, और जो शायद एम्प्लॉयमेंट या जो नौकरी पेशा लोग हैं वो आबादी का 1-2% शायद बनते होंगे, मे बी लेस देन दैट इवन, वो 600 बिलियन के करीब, और जब 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे 660 बिलियन के करीब एस्टिमेशन है कि वो टैक्स देंगे। और हमारी ट्रेडिंग क्लास जो है, जो ताजिर हैं, वो 60 अरब रुपया देंगे। मुझे एतराज़ नहीं है, मुझे ताजिरों को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। हमारी मईशत का पहिया चला रहे होते हैं, टैक्स कम दे के मईशत का पहिया नहीं चलाएं, हमारा खून मत निचोड़े। और फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, कल से आपने देखा है कि बहुत अजीब अजीब से सवालात सामने आ रहे हैं। सनाउल्लाह खान साहब हमारे बहुत कमाल के रिपोर्टर है, व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंस, व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी, तो बेहतरीन रिपोर्टर है डॉन न्यूज़ के। पुराने वो ओल्ड स्कूल रिपोर्टर जो होते थे ना, जो किसी भी जमात या किसी भी सरबराह जमात के, किसी भी वज़ीर आज़म वज़ीर आला के साथ लाइकनेस डिसलाइकनेस के बगैर जर्नलिज्म किया करते थे। उस जमाने में भी 2 नंबरियां बहुत ही जर्नलिज्म के अंदर लाइनें लोग लेते होते थे, ब्लैक मेलर उस जमाने में भी शायद थे बहुत सारे। लेकिन एस वरीते जो ओल्ड स्कूल जर्नलिज्म है ना, वो बहुत ही ऑब्सोलीट हो गया है। सो सनाउल्लाह खान साहब इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू जर्नलिस्ट जो ओल्ड स्कूल हैं, जो हर बंदे को वही सवाल करते हैं जो वो समझते हैं कि दिस इज़ द राइट क्वेश्चन। अब कल से उन्होंने 111 जो इदारे हैं जो टैक्स फ्री किए गए हैं, जिसमें बहुत बड़े अस्पताल हैं, फौजी फाउंडेशन है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, सनाउल्लाह खान साहब ने कल उसके ऊपर सवाल किया, कोई क्रेडिबल जवाब नहीं आया। फिर एक और चीज़ जो खून जलता है मेरा, कि आपने इस मुल्क के अंदर बड़े सनतकार को प्रोटेक्शन देनी है कि आपने मेरे जैसे और आप जैसे मजदूर को प्रोटेक्शन देनी है हुकूमत ने। कल आपके औरंगजेब साहब से सवाल पूछा गया है साथियों की जानिब से कि जनाब मिनिमम वेजेस क्यों नहीं बढ़ाई मजदूर की। उन्होंने कहा यार हमने वो जो बड़ा सनतकार है उससे बात की, व्हेन वी सैट विद हिम, तो वो बड़ा रिलक्टेंट था। उन्होंने कहा जी नहीं तनख्वाह नहीं बढ़ानी इनकी। मतलब ये मुल्क स्पीकर डिप्टी स्पीकर इनकी तनख्वाहें बढ़ा के चल सकता है बेहतर तरीके से, ये मुल्क मजदूर की तनख्वाह ना बढ़ा के चल सकता है, ये मजदूर की तनख्वाह का, मजदूर का फाइनेंशियल कत्लेआम करके चल सकता है ये मुल्क बड़े ट्रेडर बड़े ताजिर के साथ बैठकर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बजट बनाकर चल सकता है, ये मुल्क IMF की डिक्टेशन के ऊपर चल सकता है, ये मुल्क सैलरीड क्लास का खून निचोड़ कर चल सकता है, ये मुल्क ताजिर और ट्रेडर जो है उससे बहुत कम टैक्स लेकर, उसको टैक्स छूट देकर, उसको टैक्स नेट में ना लाकर चल सकता है, ये मुल्क जिम्मेदार का बड़ा गर्क, जिम्मेदार का खून निचोड़ कर चल सकता है। और मुझे समझ नहीं आती ये हमारे जो मैं इनको पता नहीं क्या कहूँ, इल इन्फॉर्म्ड कहूँ, जाहिल कहूँ, मुझे समझ नहीं आती जो लोग बैठकर कहते हैं जिम्मेदारों के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगा रहे। मैं जरा मोटी सी चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में रख के फिर मैं इजाजत लूंगा आपकी। यार जिम्मेदार को 15 से 20 हज़ार पर एकड़ नुकसान हुआ है गंदम की फसल के अंदर। जिम्मेदार आपका कंपीट किससे कर रहा था, जरा वो सोचिएगा।
चावल आप एक्सपोर्ट करते थे, आप हिंदुस्तान को टक्कर देके बैठे थे। आप वीट एक्सपोर्ट करते थे, आप किस जमाने में कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, आप सब्जियां एक्सपोर्ट करते थे, फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते थे, आप कुछ भी एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रह गए। अभी रिसेंटली मुझे कहीं से पता चला, हमारे एक अजीज है वो मुझे बता रहे थे कि यार मैंगो क्राइसिस आने वाला है, मैंगो हार्वेस्ट में फसल तैयार है, हार्वेस्टिंग पे एक्सपोर्ट्स हमारी ईरान में बहुत ज़्यादा थी और वो एक्सपोर्ट्स गो थ्रू नहीं हो रही हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई उनमें ऑफिशियल प्रॉब्लम या कोई दफ्तरी प्रॉब्लम चल रहा है, उसके अंदर कोई अफसरान का ट्रांसफर एंड समथिंग लाइक दैट। चावल हिंदुस्तान ने इतना सस्ता कर दिया है, उनकी प्रोडक्शन इतनी सस्ती हो गई है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में उनको कम्पीट नहीं कर सकोगे। अब बिजली कितनी सस्ती है हिंदुस्तान के अंदर, पानी कितना सस्ता है, खाद, बीज, लेबर, ट्रैक्टर, मशीनरी कितनी सस्ती है हिंदुस्तान में, किस दिन उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में। आई विल ट्राई कि मैं हिंदुस्तान का कोई जिम्मेदार लेकर उसके साथ एक ब्लॉग करके आपकी खिदमत में पेश करूँ। पाकिस्तान के अंदर की चीज़ें कितनी महंगी हैं, 14 से 16 हज़ार डीएपी की बोरी है, 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये के करीब यूरिया की बोरी पहुंची पड़ी है। सो आपने कंपीट कैसे करना है। वीट में आपने किसान मार दिया, कत्लेआम किया आपने किसान का, बाकायदा प्लान्ड कत्लेआम किया आपने किसान का। जिस किसान को आपने पहले तबाह बर्बाद कर दिया, आपने मार दिया हुआ है, उस किसान को आप फर्दर टैक्सेशन में लाना चाहते हो। किस चीज का टैक्स लेना है आपने किसान से? टैक्स आप लेते हो जिस चीज में से इनकम हो, टैक्स आप लेते हो जिसमें कोई मुनाफा हो। जो चीज पहले ही तबाह बर्बाद हुई पड़ी है, जो इंडस्ट्री तबाह बर्बाद कर दी है, जिसमें 36% आपकी इंप्लॉयमेंट और 24-25% जीडीपी का जो बनती है इंडस्ट्री आपकी ज़रात, आपने बड़ा गर्क करके रख दिया। क्योंकि मुझे आज ये कहने की इजाजत दीजिए, क्योंकि दिस इज माय वेरी, वो कहते हैं ना, मुझे हर्ट करती है, चीज पिंच करती है व्हेन इट कम्स टू द एग्रीकल्चर। शायद मैं खुद एक जिम्मेदार हूं, दैट इज द रीजन मुझे ज्यादा फील होता है ये दर्द। और यार ये लोग सोच भी नहीं सकते, हार्टलेस क्रिएशंस, हार्टलेस पीपल। मरियम नवाज को क्या पता जिम्मेदार क्या होता है, वो सलमा भट्ट को क्या पता जिम्मेदार क्या होता है, जिम्मेदार की मेहनत क्या होती है, इनका लेना देना क्या। दो टेन्योर्स हैं जिम्मेदारों को, जो कहा जाता है कि पिछले 20-30 साल 40 साल के अंदर गोल्डन टेन्योर्स गए। एक मुशर्रफ वाला टेन्योर था, जिम्मेदारों ने बहुत तरक्की की, जिम्मेदारों के हालात बहुत बेहतर हुए। एक इमरान खान का टेन्योर था कि जिम्मेदारों ने बहुत तरक्की की, बहुत बेहतर हुआ। जब जब नून लीग की हुकूमत आई है ना, इन्होंने आके जिम्मेदारा ने इत्थे सग ते नौ रखे है ते दबा दिता उत्ते, सांस तक नहीं लेने दिया। पीपल्स पार्टी ने भी कोई छक्के नहीं मारे ब्याह से। सो इनके बारे में बंदा क्या बात करे, क्या चीखे, क्या पिटे, क्या रोए, पता ही नहीं। इंडस्ट्रियलिस्ट खुद है ये शरीफ खानदान जो आता है, सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को, ट्रेडर को, ताजिर को, जिस तरह वो 13 से 18 वाला वाक्य मैंने आपको सुनाया अशरफ मलखम साहब के बकौल, तो ये सिर्फ सोचते हैं, उनका अपने ताजरों का सोचते हैं, बस दुकानदार का सोचते हैं, जो इनका वोटर सपोर्टर है उसी के सर पे ये चलते हैं। और बाकी पाकिस्तान फर्क नहीं पड़ता, जिंदा रहे मर जाए ना, उनकी फर्क पैदा, इनका क्या लेना देना उससे। अब एक और बदकिस्मती की बात यह है कि यार अब जो हुकूमतें बनती हैं, ये जो ये 8 फरवरी 2024 के बाद जो एक पैटर्न सेट हो गया है, किसी भी सियासी पार्टी को आई थिंक अब पॉलिटिकल कैपिटल की केयर ही नहीं रह गई हुई। उनको पता है कि यार हमने हुकूमत में आना एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर, एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है, जो कहती है कर दो, ऑल इज वेल। उन्होंने सानू फॉर्म 45-47 देना है, उन्होंने जिताना है, उन्होंने साड़ियां हुकूमत बनाने जाने, हमने कौन सा वोट लेके आने। सो जब ये माइंड सेट ही पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत में ये बन गया, तो फिर काहे की जमहूरियत, काहे का बजट, काहे का मजदूर, काहे का ट्रेडर, काहे का किसान, काहे के आप और मैं, हम सब इररेलेवेंट हो चुके हैं। और इस इररेलेवेंट करने का सिरा जो सेहरा है वो प्राइमरीली पीएमएलएन, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा को जाता है, और फिर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को जाता है। सम हाउ, किसी ना किसी तरह से ये तमाम के तमाम इस जुर्म के अंदर शामिल हैं, और इस जुर्म की सज़ा जो है वो आप 25 करोड़, मैंने 25 करोड़ पाकिस्तान में देनी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।